नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ आपके लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स और ऐसी अपडेट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट में जो आशु लिपिक की भर्ती निकली है उसके बारे में अपडेट देने आया हूँ। और ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई परीक्षा होने वाली नहीं है, सीधा आपको केवल सरकारी नौकरी मिलने वाली है बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी तैयारी करे, बिना किसी राजस्थान की जीके पढ़े, बिना किसी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़े और बिना किसी इंडिया की जीके पढ़े। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, केवल कोई परीक्षा नहीं देनी है। क्या है प्रोसेस, क्या हो, किस तरह से भर्ती होने वाली है, कब से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पे जरूर वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे जुड़े रहना, और जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब करना है और मेरे को सपोर्ट मिलेगा उससे, और आपको जो है ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। 28 तारीख मतलब कल, हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था 28 जुलाई 2023 को। ये भर्ती का नाम है आशु लिपिक ग्रेड थर्ड और आशु लिपिक ग्रेड सेकंड। आशु लिपिक क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। आशु लिपिक होता है आपका स्टेनो। अब स्टेनो क्या होता है? स्टेनो होता है कि जो भी आईएएस अधिकारी होता है, आपने देखा होगा, या मंत्री देखा होगा, इसी तरह से जज जो होते हैं हमारे कोर्ट के अंदर, तो जज होते हैं, इनके होते हैं ये निजी सहायक। निजी सहायक, तो ये होते हैं आशु लिपिक बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। बाकी इसको बोलते हैं निजी सहायक बोल दो, पीए बोल दो, या स्टेनोग्राफर बोल दो, तो इनको कहते हैं ये। तो इसमें किसी की एग्जाम का नहीं होना है। और ये आशु लिपिक जो थर्ड है और आशु लिपिक ग्रेड सेकंड, इसकी जो है सीधी भर्ती निकली है संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023। अब ये परीक्षा यहाँ पे आ गया तो इसका क्या मतलब है, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहना। तो ये देखिए आप, ये जो भर्ती है जिला न्यायालयों में आशु लिपिक। ठीक है, पहली बात तो ये रखना कि जिला न्यायालय जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण, तो यहाँ पर ये दो कोर्ट के अंदर ये भर्ती निकली है। तो जिला न्यायालयों में तो आशु लिपिक ग्रेड थर्ड, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ है ग्रेड सेकंड, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। अब सबसे पहले मैं बता दें शॉर्ट हैंड या स्टेनो होता क्या है। जैसे अभी मैं ये जो चीज पढ़ रहा हूँ, जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इनका क्या होता है कि ये होता है शॉर्टकट की होती है इनकी, जिसे हम शॉर्ट हैंड से सीखते हैं। जैसे हमने इस तरह से, ये होता है बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता है कि मंत्री जी कोई बात बोले या कोई जज जजमेंट देता है, तो हमको बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी लिखनी होती है इस तरह से। ये कोड वर्ड्स होते हैं, तो इसको वापस से फिर हिंदी में अनुवाद करके फाइल पे लिखना होता है। तो ये जो है आपके इस पद के लिए भर्ती निकली है। तो ये, अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये है आपके स्टेनो का जो है कोर्स करना होता है, और कोर्स करने के बाद आपको ये स्टेनो की जो लैंग्वेज है, ये पूरी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कंप्यूटर में होती है C++, या फिर अपन हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, तो ये पूरी लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को सीखना होता है। ठीक है, कि हिंदी की जो भाषा है, हिंदी का जो कोई पैराग्राफ है, उसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखें। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये इसका जो आवेदन का प्रारूप है ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक, इसके अंदर 23,700 रुपये फिक्स्ड वेतन मिलेगा, वो भी कब तक, 2 साल का जो आपका प्रोविजन पीरियड होता है। ये सरकारी भर्ती है और ये 2 साल का मतलब परमानेंट जो इससे भर्ती निकलती है वही है। आप ये मत सोचना फिक्स्ड पे लिखा हुआ है तो अपन को हटा देंगे थोड़े दिनों बाद फिक्स सैलरी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 2 साल जो प्रोविजन पीरियड होता है उसमें ये फिक्स सैलरी 23,700 रुपये रहेगी, है ना। और 2 साल पूरा करने के बाद आपका L10 मतलब 3600 की ग्रेड पे आपका जो है फिक्सेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रेड की जो बेसिक है वो यहाँ से यहाँ तक रहने वाली है। तो ये सभी जॉब्स की तरह इसमें भी इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीजें लगने वाली है। तो कुल मिला के ये बात है कि सरकारी नौकरी है बिना एग्जाम के। अब बिना एग्जाम के कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको कोई भी राजस्थान का जीके, राजस्थान का हिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही कोई एग्जाम होने वाली है। तो किस तरह से ये सिलेक्शन करेंगे वो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। क्या इंटरव्यू होगा, प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहिए, है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे जानकारी करने के लिए। देखिए इसके अंदर, ये देखिए, तो जिला न्यायालयों और आशु लिपिक की भर्ती ग्रेड थर्ड हिंदी वाली पोस्ट है, और जिला न्यायालयों में आपके अंग्रेजी वाली मतलब इंग्लिश में भी
कुछ जो लिखना होता है तो उसको भी अलग अलग शॉर्ट की होती है। तो जिन्होंने हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है या स्टेनो की हुई है और जो हिंदी में फॉर्म भरे, और जिन्होंने इंग्लिश में सीखा हुआ है तो इंग्लिश के लिए फॉर्म भरे। तो ये सारी पोस्ट है, जैसे गैर अनुचित नॉन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए, नॉन टीएसपी, टीएसपी इंग्लिश वालों के लिए, ये सारे जो है आपको नीचे पोस्ट दिखाऊंगा मैं कि कहाँ कहाँ पे दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए आशु लिपिक ग्रेड सेकंड की निकली हुई है हिंदी के लिए, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बता दूं कि ग्रेड जो थर्ड है इसकी ग्रेड पे है 3600, और ग्रेड सेकंड है इसकी है 4200, मतलब इसकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है वो बताता हूँ मैं अभी, उससे पहले जो जानकारी है वो ध्यान में देने वाली चीज़ क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, अभ्यर्थी की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50% की सीमा तक सूटेबल अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची जारी की जाएगी। मतलब मान लो कि 100 सीट है, कितनी सीट है वो भी हम चर्चा करेंगे। मान लो मैं तो ये बता रहा हूँ कि 100 सीट है, तो 150 बच्चों की लिस्ट तैयार होगी, जिसमें 100 तो सिलेक्शन होंगे, 50 इनको रिजर्व में रख दिया जाएगा, ताकि कोई ज्वाइन नहीं करे तो इन 50 में से ज्वाइन करवा दिया जाएगा बाद में, है ना। तो यह है इसमें चीज। और आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या है हमारे काम की चीज, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखो, जो कैटेगरी वाइज है उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है। रिजर्वेशन का प्रावधान क्या है कि महिला और विधवा, जैसे महिलाएं हैं तो विधवा महिला हो गई या कोई तलाकशुदा महिला हो गई, है ना, तो उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिला हुआ है। दिव्यांगजनों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, भूतपूर्व सैनिकों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है वो आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मतलब क्या होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण। ये क्या होता है कि जिस श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग का आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित श्रेणी जिसका वह आवेदक है में समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात यह है कि मान लो कोई एसटी कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, एसटी की कट ऑफ जा रही है 50, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। और जैसे जनरल जो अनरिजर्व रहता है ना, इसकी जा रही है कट ऑफ आपके 60। अब कोई एसटी का बंदा है, उसके नंबर आ रहे हैं आपके 62, तो वो जो होता है जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए, है ना। यू आर मतलब होता है अनरिजर्व, है ना, जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती, यू आर होता है अनरिजर्व। तो इस कैटेगरी में जाना चाहिए क्योंकि वो इस कट ऑफ को पार कर चुका है। तो इस हिसाब से तो वो इस कैटेगरी में जाना चाहिए, यहाँ की जो सीटें हैं वो बच जाएगी और ये जाएगा ऊपर। परंतु हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में यह है कि आपके चाहे 60 नंबर आ रहे हो चाहे 100 नंबर आ रहे हो, मतलब एसटी कट ऑफ से ऊपर कितने भी नंबर आ रहे हो, अगर आपने एसटी से आवेदन किया है, एसटी कैटेगरी से आवेदन किया है, तो आपको एसटी कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो इसमें ये वाली चीज होती है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर। तो ये जो है आपके महिलाओं, दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी भी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। मतलब परीक्षा शुल्क के अलावा अगर किसी ने अन्य मतलब रिजर्व कैटेगरी का किसी भी लाभ उठाया ना, तो वो केवल सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगे। ये है इसके लिए बात, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। मतलब इसमें देखो आपके अनुसूचित जाति, मतलब आपके हो गया एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, है ना, ओबीसी, एमबीसी मान लो, ईडब्ल्यूएस मान लो, है ना। तो ये कैटेगरी के जो बच्चे हैं इसी कैटेगरी में रहने वाले हैं। सीधी सी बात यह है कहने की हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की ये बात है। हम आगे चलते हैं, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए जो है अ, महत्वपूर्ण नोट, महत्वपूर्ण नोट क्या है कि जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जो रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु अनुशंसा अभ्यर्थियों द्वारा शीघ्र लिपि और कंप्यूटर परीक्षा गति एवं दक्षता में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी कोई जीके की मतलब एग्जाम नहीं होने वाली, कंपटीशन लेवल पे कोई एग्जाम नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें सीधा आपको जाना है और आपका होगा सीधा शॉर्ट हैंड का पेपर। ये होता है ना स्टिग्रिलिप, मतलब स्टेनो का पेपर होगा, और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगी। ये क्या होगी कैसे होगी ये मैं बताता हूँ। आपको केवल जो है आपको ये परीक्षा देना है, कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है और शॉर्ट हैंड जो वो जो आपको पैराग्राफ बोल के सुनाएंगे उसको लिखना है शॉर्ट हैंड में, उसको कंप्यूटर पे टाइप करना है। वो किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। बस ये एग्जाम है आपका 60 मिनट का। इसमें आपके जो है नंबर आएंगे, जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब बात आती है कि प्रथम वरीयता जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब स्टेनो थर्ड और स्टेनो सेकंड,
इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? मतलब इसका यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इस, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी जिला न्यायालय को दी जाएगी। इसकी जो सीटें फुल हो जाएगी तो सेकंड प्रायोरिटी में इनको भरा जाएगा। सीधी सी बात यह है। इसमें देखो, आवेदन करते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? आवेदन करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो आवेदन करेंगे उसके बाद हमको यहाँ पे आवेदन करते समय 5 जिलों को चुनना होगा कि हमें किस जिलों में पोस्टिंग चाहिए। तो जैसे जयपुर भर दिया, सीकर भर दिया, उदयपुर भर दिया, राजसमंद भर दिया, करौली भर दिया। तो 5 जिले हमें भरना है जहाँ हमें नौकरी करनी है। उन 5 जिलों में हमारे नंबर के अनुसार हमको पोस्टिंग मिल जाएगी, अगर हमारे नंबर आ रहे हैं तो उस हिसाब से। अगर 5 जिलों के में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर जो विभाग है वो स्वतंत्र है कि आपको कहीं ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। तो यहाँ पे केवल 5 जिलों में प्रायोरिटी भरवाई जाएगी। तो फॉर्म भरते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ठीक है। ये देखो, इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर 5 जिलों के अलावा अगर चयन नहीं होता है, 5 जिलों में आपकी जो प्रायोरिटी भरी है वहाँ पे अगर सीटें नहीं मिलती हैं आपके लिए, तो आपको जो है कहीं पे भी दिया जा सकता है। तो इसमें योग्यता क्या है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो आवेदन देखो, इसमें जिसने भी 12th पास कर रखी हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, अगर 12th पास है, 10+2, अगर 12th पास है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। पहली योग्यता ये। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरा है कि अपन इसमें जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और हिंदी को लिखने की नॉलेज होनी चाहिए, तो जो कि सभी बच्चों को है, आती है। तीसरा क्या है कि RSCIT हो या ओ लेवल का कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, तो वो जो चीज़ हर वैकेंसी में मांगते हैं वो इसमें है कि हमें RSCIT होना चाहिए। सीधी सी बात हम ये देखते हैं, RSCIT होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। तो हर कोई आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं, आपको इस एग्जाम को पास करने का, अब आवेदन तो कर सकते हो लेकिन जब तक आपको स्टेनो नहीं आएगी तो एग्जाम देके करोगे क्या? स्टेनो आनी चाहिए। और स्टेनो की जो पूरी लैंग्वेज होती है ये आपको सीखनी पड़ती है। जो भी बच्चे स्टेनो सीख रखे हैं तो उनके लिए ये बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही शानदार मौका है, बहुत अच्छा अवसर है कि इस एग्जाम को पास करने का। इसमें जो आयु है, हम एवरेज एज की बात करते हैं तो 18 से 40 साल, मतलब 18 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। अब इसमें 5-5 साल का इसमें जो है छूट दे रखी है। SC ST कैटेगरी या NBC कैटेगरी हो या EWS, इसको 5 साल, मतलब वो 45 साल तक आवेदन कर सकता है। महिलाएं भी 45 साल तक आवेदन कर सकती है। तो इसके अंदर ये है आयु में छूट का प्रावधान। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत बढ़िया नौकरी होती है। सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। परीक्षा शुल्क की हम बात करते हैं, परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है? सामान्य वर्ग, जनरल, OBC और अति पिछड़ा वर्ग हो गया, उनके लिए 700 रुपये रखे गए हैं। नॉन क्रीमी लेयर है ना, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के या अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर है जो भी, उनके लिए 550 रुपये रखे गए हैं। और ST SC की या दिव्यांगजन के लिए 450 रुपये इसका आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन जो है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो आपको मैंने पहले बता दिया, एग्जाम तो होने वाली है नहीं। तो इसमें केवल स्टेनो होगा और टाइपिंग होगी। तो ये किस तरह से होगा? इसमें देखो क्या लिखा है, स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 शैल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट गिवन टू अल्टरनेटिव ग्रुप ए और ग्रुप बी। यह है इंग्लिश का शॉर्ट हैंड। अब इसमें आपको भरवाया जाएगा कि आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड करने जा रहे हो कि हिंदी में। ये सारी चीज़ें आपको भरवाएगी। जिसको दोनों आती है वो दोनों से आवेदन करो। इसमें क्या हो गया? इसमें देखो ग्रुप ए में बता रखा है पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश में ये 6 मिनट का आपको जो है एक पैसेज बोलेंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपका एग्जाम रूम हो गया, यहाँ कोई माइक या कुछ लगा रहता है, तो यहाँ पे आपको 6 मिनट तक बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, पैराग्राफ बोलेंगे। तो उस पैराग्राफ को आपको लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। लिखना है पर इंग्लिश में नहीं लिखना है, इसको लिखना है आपको शॉर्ट हैंड में ऐसे। जैसे मेरे को नहीं आती है लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड जो भी होता है, जैसे उन्होंने बोला दिस दिस इज एन एप्पल, मान लो, है ना। तो इसका शॉर्ट हैंड इस तरह से होगा, कुछ भी मान लो ये। तो इसको क्या लिखना है आपको पहले शॉर्ट हैंड में, उसके बाद आपको 6 मिनट होंगे ना, 80 वर्ड लिखना है पर मिनट, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड बोलेंगे। तो इसमें स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। उसके बाद क्या होगा कि ये जो शॉर्ट लिखा है ना अपन ने, इसको अपन को जो लैंग्वेज है ना हिंदी में, हिंदी में क्या सॉरी, जो भी इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेशन करना है। जैसे आपने मान लो दिस नहीं सुना, आपने कुछ और सुन लिया, ये ऐसे कुछ बना दिया, पर इसका है ना मतलब आपने कुछ और ही लिखा, फिर वापस खोलते टाइम इसको पहले करना है इनक्रिप्ट, फिर करना है डिक्रिप्ट। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग, उसके बाद है ना जो आपने लिखा है ना,
आपने जो लिखा है उसको फिर लिखना है आपको, कंप्यूटर पे टाइप करना है। तो इस तरह से होगा इंग्लिश का, ठीक है। इसी तरह से हिंदी का भी होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और समझा देता हूँ डिटेल में। जैसे उन्होंने बोला राम बाजार गया, है ना। वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चों को वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं किस तरह से क्या एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी स्टेनो की तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता है कि किस तरह से क्या होता है। जैसे इन्होंने बोला राम बाजार गया, एक लाइन बोली, तो आपको ये से लिखना है। मान लो ये से लिख दिया राम बाजार गया। अब मान लो अपन को नहीं, बाजार का ये नहीं पता था, बाजार का मान लो ऐसे होता था कुछ, अपन ने तो ये बना दिया। अब अपन ने जो लिखेंगे ना बाद में, जैसे मान लो फिर अपन लिखेंगे एक, है ना, तो लिखेंगे तो अपन इंग्लिश के अंदर, सॉरी हिंदी के अंदर, तो ऐसे लिखेंगे अपन, है ना, राम। अब इसका मतलब नहीं पता अपन को क्या था और अपन ने क्या लिख दिया, तो उसका गलत हो जाएगा। तो राम बाजार गया, है ना, फिर उसको हिंदी में टाइपिंग करना है, हिंदी में टाइपिंग करना है। तो इस तरह से है। इसमें देखो 6 मिनट का बोलेंगे, इसमें 70 वर्ड लिखने हैं हिंदी में, और 50 मिनट के अंदर आपको जो है इसका वो करना है, कंप्यूटर पे टाइपिंग। तो ये 100 नंबर का ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्पीड का टेस्ट होगा, जो 10 मिनट का होगा आपके। 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 नंबर लेके आने हैं। एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी 50 नंबर का होगा, उसमें भी आपको 20 मार्क्स लेके आने हैं, ST SC और दिव्यांगजन के लिए। बाकी 22.5 नंबर है अदर कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से 200 नंबर का पेपर होगा मेरिट। जैसे 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, तो मेरिट बनेगी आपके 100 200 नंबर में से, ठीक है। तो ये है ना। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अब सोच रहे होंगे कि इसमें इंटरव्यू क्या होगा। इंटरव्यू होगा, देखो साक्षात्कार लिखा हुआ है, तो इसमें इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि साक्षात्कार का कोई अंक नहीं होगा, मतलब साक्षात्कार का कोई भी नंबर नहीं चुनेंगे। अब इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखो इसमें एक साफ लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है इंटरव्यू का, अभ्यर्थी कि ये जांच करना है कि कोई वो हकलाता ना हो। हकलाता मतलब थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन इस सीमा तक हकलाता नहीं हो कि वो खुद ही अपनी भाषा समझ भी नहीं पाए और पढ़ भी नहीं पाए। तो सीधी सी बात है कि इंटरव्यू में केवल ये चेक करेंगे कि आप ज़्यादा हकलाते तो नहीं है, ठीक है। तो आपको जो लिखवाएंगे ना वो 200 से 250 वर्ड का होगा। तो इसमें यह है सारी चीज़ें, है ना। और इसमें बता दूं आपको कि हिंदी के अंदर जो फॉन्ट होगा ना वो होगा आपका कृतिदेव 10, कृतिदेव 10। और हिंदी में जो इंग्लिश में जो होगा कैलिबरी जो है आपका फॉन्ट, वो उसमें आपको टाइप करना है, हिंदी में इसमें टाइप करना है। मिनिमम स्पीड शुड बी 80 की डिप्रेशन, मतलब 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इसका मतलब ये मान लो आप। टाइपिंग मिनिमम कम से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाके आप पूरा टाइप कर पाओगे। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है इसमें, मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक भी अलाउड, मतलब आपने मान लो 100 वर्ड लिखे, तो 95 वर्ड अगर आपके सही है ना, तो वो 5% को काउंट नहीं करेंगे, 5% की छूट दे रखी, 5% एरर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर 5% से ज्यादा एरर करते हो ना आप, तो वो फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा मामला। देखो इसमें जो फॉर्मूला है स्पीड का वो बता रखा है, एक्चुअल वर्ड टाइप, मतलब कितनी आपकी जो है, कितने सही वर्ड आपने टाइप किए। मान लो आपने 100 वर्ड टाइप किए, है ना, 100 वर्ड में से आपने मान लो 100 वर्ड था टोटल, तो आपने 90 वर्ड टाइप किए ना। परमिसेबल 5% मार्क्स और एक्चुअल वर्ड, मतलब इसमें है कि 5% आपके जो है सही माने जाएंगे। अगर कोई एरर है, जो 5% आप गलती करते हो तो उसको गलती नहीं मानी जाएगी, तो मतलब 95 मार्क्स हो गए। फिर जो 6 मिनट का भाग दे देंगे, जितने आएंगे उसके मार्क्स निकाल लिए जाएंगे। इस तरह से मार्क्स का भी कैलकुलेशन बता रखा है। तो ये वाली जो है इसमें सारी चीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है, सबसे पहली बड़ी बात है कि 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक जो है इसके आवेदन होने वाले हैं। आवेदन ऑनलाइन करने हैं, आप फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, और 1 महीना मतलब अगस्त का पूरा महीना आपको आवेदन कर सकते हैं कभी भी। तो इसमें जो है एग्ज़ाम जो मैं मान के चलता हूँ, इसमें जो एग्ज़ाम है इसमें स्पष्ट नहीं किया और एग्ज़ाम, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपका अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कुछ नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी केवल आपको स्पीड शॉर्ट हैंड वगैरह करना है और कुछ भी नहीं करना। शॉर्ट हैंड वगैरह मतलब स्पीड जितनी बना सकते हो ना, आज से जुड़ जाओ, स्पीड जितनी अच्छी कर सकते हो, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो, बस वही है, और कुछ नहीं है इसमें। सीधी सी बात यह है कि जिसकी अच्छी होगी शॉर्ट हैंड वगैरह, वो सारे जो है इसमें कर सकता है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब में है ना, उनको एक एनओसी लेनी पड़ेगी। जो भी जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में एलडीसी लगा है या कोई और पोस्ट पे लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब की जो भी तैयारी, जो भी कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं ना इस एग्ज़ाम की, तो उनको मैं पहले ही बता दूं, उनको एनओसी ले लो
डिपार्टमेंट से एनओसी ले लो कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठने वाला हूँ और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए मेरे को आपसे एनओसी चाहिए। एनओसी ले लेना, अप्लाई कर देना, क्योंकि बाद में जब आपकी मान लो सिलेक्शन हो जाता है और पोस्टिंग होती है ना, तो ये जो आपकी जो एनओसी मांगी जाएगी पहली बार, और एनओसी जब आपके पास होगी नहीं ना, मान लो आपको ज्वाइन कर लिया, क्या होता है कि जैसे प्रोविशन काल में ना फिर आधी सैलरी देंगे जो प्रोविशन टाइम की होती है, फुल सैलरी नहीं देंगे। तो एनओसी हमेशा लेनी चाहिए, कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो एनओसी हमेशा लेनी चाहिए। अगर आपने एनओसी ले रखी है तो आपको फुल सैलरी मिल जाएगी, 2 साल का जो प्रोविजन है वो काउंट नहीं होगा, आपके आपके काउंट हो जाएगा, मतलब क्योंकि आपने इस वाली जॉब में 2 साल का किया हुआ है ना कंप्लीट, तो आपको नई वाली जॉब में काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो है चीज़ है इसके अंदर, एनओसी जरूर ले लेना। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखो नीचे आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जो है पोस्ट बता दी जाएगी कि कितनी क्या पोस्ट है, तो आप देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा पूरा कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है। और तो ये था नई भर्ती जो राजस्थान में निकली है बिना एग्जाम के, राजस्थान हाई कोर्ट की। पहले आपको ध्यान होगा इंग्लिश वाले स्टेनो की भी निकली हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं आपको, अगर आपने स्टेनो सही में कर रखा है, टाइपिंग आपकी अच्छी है, तो बिल्कुल आप बेझिझक होके इस एग्ज़ाम में लग जाइए, सब कुछ भूल भुला के 6 महीने या आपके ये 3 महीने के जो है 3 महीने भूल जाइए सब कुछ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ भूल जाइए। देखो करियर से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता, अगर आपके साथ अगर कुछ सब कुछ है ना, तो आपका करियर है ना, तो सब लोग साथ है, नहीं तो कोई साथ नहीं देने वाला। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको इसमें 3 महीने देने ही है, ठीक है। तो अगर जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ अपने, और कमेंट करना, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है या कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, और कुछ भी अपडेट होगी तो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।